देखो, ये आपके सामने ऐसा एक सिनेरियो दिया है कि एक कंपनी थी जिसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 2 यूनिट्स की, जो उन्होंने ₹1 में खरीदी थी। ये ₹1 है, ठीक है? फिर उन्होंने इस साल और परचेज़ किया, पर इस साल उन्होंने 2 लॉट में परचेज़ किया। एक लॉट ए एंड लॉट बी। फर्स्ट लॉट में उन्होंने 5 यूनिट्स परचेज़ किए एट ₹3 एंड सेकंड लॉट में उन्होंने 7 यूनिट्स परचेज़ किए एट ₹4। और पूरा इस साल में उन्होंने सेल्स किया है 11 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ ₹6। ठीक है, डेटा समझ में आया? तो जो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में रिलेशनशिप समझाए थे, वापस उस रिलेशनशिप्स को यूज करते हैं एक बार। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की थी? 2 यूनिट्स की। इस साल आपने और कितना परचेज किया? 2 लॉट में परचेज किया आपने, ए एंड बी। लॉट ए में आपने परचेज किया है 5 यूनिट्स और लॉट बी में आपने परचेज किया है 7 यूनिट्स। तो टोटल आपके पास कितना लॉट है? टोटल आपके पास कितना यूनिट्स है? नॉट लॉट, टोटल आपके पास कितना यूनिट्स है? सर, हमने 2 यूनिट्स पहले का रखा हुआ था, 5 हमने सर इस साल और परचेज किया और 7 हमने इस साल और परचेज किया। तो टोटल हम लोग ने इस साल 12 यूनिट्स परचेज किया और 2 यूनिट हमारे पास पहले के लिए रखा हुआ था। तो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि भाई बताओ तुम कितना यूनिट्स आज के दिन में सेल कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर मैं उतना यूनिट सेल कर सकता हूँ जितना मेरे पास स्टॉक है। जितना यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है सेल करने के लिए, मैं उतना यूनिट सेल कर सकता हूँ। तो व्हाट इज द अवेलेबल फॉर सेल? यूनिट्स अवेलेबल, व्हाट आर द यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल? हाउ मेनी यूनिट्स? 2 plus 5 plus 7 which is 14 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? यहां तक क्लियर? एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं अपन। फिर आपने इस साल सेल कितना किया है? सर हमने इस साल सेल किया है 11 यूनिट्स। ठीक है, आपने इस साल 11 यूनिट्स बेच दिया। अभी मैं आपके पास पूछूं कि आपके पास कितना इन्वेंट्री बचा हुआ है, मैं अगर आपसे ये चीज पूछूं कि आज आपके पास कितना इन्वेंट्री बचा हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने यूनिट्स बचे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 पिछले साल का था मेरे पास, 12 मैंने इस साल और खरीदा, टोटल मेरे पास 14 आइटम सेल करने के लिए अवेलेबल थे, मैंने उसमें से खाली 11 यूनिट्स को ही सेल किया है, तो मेरे पास बच गए 3 यूनिट्स। मेरे पास बच गए 3 यूनिट्स। मेरे पास बच गए 3 यूनिट्स। ठीक है, अभी अपन को इस पूरे चैप्टर में समझना है, ये पूरा चैप्टर इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है कि जो आपके पास ये 3 यूनिट्स बच गए, ये किस कीमत में वैल्यू होंगे। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ही आपके एसेट में जाता है, आपके एसेट साइड्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाता है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री एक जगह और यूज होता है, कहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कि आपने जितना इस बार सेल किया है उसका कॉस्ट कितना था, उसका कॉस्ट कितना था। मैचिंग प्रिंसिपल में अपन को वो चीज काम आता है, क्योंकि अपन जितना सेल्स करते, जितना अपन सेल्स करते हैं उसके अगेंस्ट ही हम लोग उसका कॉस्ट जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हम लोग ने इस साल 11 यूनिट सेल किया है तो हम लोग कॉस्ट भी 11 यूनिट्स का ही रिकॉग्नाइज करेंगे, हम लोग उससे ज़्यादा का कॉस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम लोग 11 यूनिट्स का ही कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये 2 जगह, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ काम आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, और एक काम आता है कि जो आपका बैलेंस शीट होता है उसमें आपके जो करंट एसेट में आप इन्वेंट्री देखते हो
वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उसका आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा सामने में कि भाई वो इन्वेंट्री कितने रुपए की है, क्या उसका वैल्यू है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन योर पीएनएल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन योर बैलेंस शीट, इसका ही पूरा एनालिसिस अपन को सीखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। समझ में आया? अब आप मेरी बात समझिए एक चीज। अभी मैं फॉर लेट्स से अंडरस्टैंडिंग पर्पस आपको दे देता हूं कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की कीमत थी, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की कीमत थी 4 रुपीज। ये फोन में कैसे लेके आया बता रहा हूँ, जस्ट ये मैं आपको एजम्पशन के लिए दिया हूं, पर मैंने क्या थॉट प्रोसेस से सोच के आपको ये फोन लिखवाया है। जब आप ये 11 यूनिट सेल किए, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, मैं खाली असाइन किया हूँ 4 रुपीज। जब आप ये 11 यूनिट सेल किए तो पहला आपने ये 2 यूनिट्स को सेल किया, तो ये चला गया। फिर आपने ये 5 यूनिट्स को सेल किया, ये भी चला गया। तो टोटल अभी तक आपके 11 में से 7 यूनिट्स चल गए। जो बचे 4 यूनिट्स थे वो आपने जो इस लॉट में परचेज किया था ना, उसमें से सेल किया। जो आपने इस लॉट में परचेज किया था उसमें से सेल किया। तो अगर मैं इसके अगेंस्ट में सेल लिखूं तो ये 2 यूनिट्स सोल्ड, ये पूरा 5 यूनिट सोल्ड, और इसमें से यू हैव सोल्ड, इसमें से यू हैव सोल्ड 4 यूनिट्स, इसमें से यू हैव सोल्ड 4 यूनिट्स। तो टोटल आपके हो गए 11 यूनिट्स का सेलिंग, 2 + 5 + 4। तो इसमें आपके 7 यूनिट्स में से खाली अभी तक 4 सेल हुए। तो मैं मान रहा हूं, मैं ये एज्यूम किया कि आपने 3 यूनिट्स जो बचा के रखे क्लोजिंग इन्वेंट्री में, वो आपने इस वाले लॉट के बचा के रखे। और इस वाले लॉट का ये 3 यूनिट का कॉस्ट कितना था? 4 रुपया 1 यूनिट का था। तो आप इस इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे ₹12 में। ये जो मेथड मैंने अपनाया है इसको अपने फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो गुड्स मेरे पास पहले आए थे वो पहले बिके। पहले क्या आया था? पहले आपका ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री बचा हुआ था, तो वो आपने पहले सेल किया जब आप इस साल बेचने गए। फिर उसके बाद क्या आया? 5 यूनिट्स आया, तो पहले आपने उसको सेल किया। फिर लास्ट में जो बचा आपने उससे सेल किया, और जो भी आपके पास इन्वेंट्री बच गया वो इस वाले लॉट का परचेज का प्राइस, इस वाले लॉट का बच गया, एंड इसीलिए अपने उसको 4 रुपीज असाइन किया। तो अगर अपन इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से वैल्यू करते हैं, तो मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं अपन? कितना था मेरे पास, उसका क्या कॉस्ट, कितना मैंने इस साल परचेज किया उसका कॉस्ट, इसमें से माइनस कर दो जितना मेरे पास सामान बच गया है उसका कॉस्ट। वो मेरा कॉस्ट नहीं है, वो मैंने अभी तक सेल नहीं किया है, तो इट विल नॉट बी इन माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो अपन माइनस कर देते हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपके पास, उसका टोटल कॉस्ट कितना है सर? सर 2 यूनिट थी 1 रुपए के हिसाब से, तो टोटल 2 रुपया हो गया, 2 रुपीज 2। फिर इस साल आपने कितना पूरा परचेज किया? सर एक बार हमने परचेज किया 5 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से, तो एक बार हमने 15 रुपए का परचेज किया, और फिर हमने 7 यूनिट्स 4 रुपए के हिसाब से परचेज किया, मतलब आप हमने 28 रुपीज परचेज किया। तो टोटल हमने 43 रुपीज का परचेज किया। टोटल हमने टोटल हमने 43 रुपीज का परचेज किया सर, 43 रुपीज का परचेज किया। पर सर हमने पूरा इतना आइटम्स सेल नहीं किया, हमारे पास कुछ इन्वेंट्री बच गई। तो जो इन्वेंट्री आपके पास बच गई उसकी क्या वैल्यू है? जो इन्वेंट्री आपके पास बच गई है उसकी क्या वैल्यू है? 3 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4, 12 रुपीज उसकी वैल्यू है। तो कितना आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 33। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 33। व्हाट इज योर सेल्स अमाउंट? सर मैंने सेल किया है 11 यूनिट्स, 11 यूनिट्स 6 रुपीज के हिसाब से, 66। मेरा सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था इस बार का 33।
तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 33 रुपीज मेरा इस बार का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। 33 रुपीज इस बार का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। मान लो मैं इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को मान लो मैं इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को 4 रुपया की जगह 3 रुपया में वैल्यू करता हूं। मान लो एक बार, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री? टोटल में ₹9। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अब आप 12 की जगह 9 माइनस करोगे, what will be your cost of goods sold? What will be your cost of goods sold? 2 plus 43, 45 minus 9, 36। ठीक है, तो जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे थे एट द रेट ऑफ 12 रुपीज टोटल में, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 33। जब आप इन्वेंट्री को 9 रुपया वैल्यू असाइन कर रहे हो, 9 रुपीज, तो आपका सेल्स कितना हो रहा है? 66। अभी भी सेल्स तो उतना ही रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आपका बढ़ गया, 36 हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका बढ़ गया, 36 हो गया, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाएगा 30 रुपीज। मतलब देखिए क्या फर्क हुआ है खाली इस केस में और इस केस में। क्या एक चीज बदली? क्या एक चीज बदली सर? खाली आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू बदला, बाकी तो सब चीज वही था। बाकी तो सब चीज वही है, जितना आपने सेल किया, जितना आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है, सब चीज वही था। जो अपन उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं खाली वो बदला, और जो वैल्यू अपन असाइन कर रहे हैं उस एक फैक्टर के बदलने से आपका ग्रॉस प्रॉफिट में 10% का इम्पैक्ट आ गया, खाली एक फैक्टर के बदलने से। और अगर आप एक चीज और ऑब्जर्व किए होगे, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिर रही है, 12 से 9 हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका बढ़ गया, विच इज वेरी मच लॉजिकल। अगर आपके पास ज्यादा रुपया का सामान बचा है तो आपका कॉस्ट कम हुआ, अगर आपके पास कम रुपया का सामान बचा है तो आपका कॉस्ट बढ़ गया। सिंपल सा बात है, कम रुपए का सामान बचा है, कॉस्ट बढ़ गया। यस, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि इन्वेंट्री को अपन क्या वैल्यू असाइन करते हैं, उसका कितना बड़ा फैक्टर होता है, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उसका क्या रेलेवेंस है, वो अपन को इस एग्जाम्पल से समझ में आया। कि अगर आप इन्वेंट्री पर यूनिट को 1 रुपए से भी ऐसे फर्क में यहाँ पे अपन खाली चेंज किए ना, खाली 1 रुपए से फर्क किए, उसका अपना को कितना बड़ा इम्पैक्ट अपने टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में देखने मिला है। और इसीलिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन फुल फ्लेजेड खाली एक चैप्टर पढ़ते हैं एक लाइन आइटम के ऊपर, जो कि है इन्वेंट्री। एक बैलेंस शीट के एक लाइन आइटम के ऊपर अपन को पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, एंड दैट इज इन्वेंट्री। वाई? बिकॉज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है अपने ग्रॉस प्रॉफिट में। अब आप ऐसे रैंडमली ना इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली असाइन कर दिया 3, नहीं, इसके लिए तरीके हैं, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं। उस स्पेसिफिक तरीके क्या हैं? 3 तरीके से, ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, अपन को प्राइमरीली 3 तरीका पढ़ना है, और बाकी क्या तरीके होते हैं मैं उसके ऊपर भी आपको एक आइडिया दे दूंगा। तो प्राइमरीली अपन को 3 तरीके से इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, 3 मेथड को यूज करके। एक होता है फीफो, जो मैं आपको फर्स्ट केस में समझाया भी था, वापस से बताऊंगा। एक होता है वेटेड एवरेज, और एक होता है लीफो। ठीक है, फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपका आईएफआरएस है, वो खाली इसको और इसको
अलाउ करता है, सॉरी, वो खाली इसको और इसको अलाउ करता है, फीफो और वेटेड एवरेज को। आईएफआरएस बोलता है कि आप जब अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करने जाओगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप जब भी वैल्यू करते हो, तो आप उसको या तो फीफो में करो या तो वेटेड एवरेज में करो। जो आपका यूएस गैप है, जो आपका यूएस गैप है, वो आपको तीनों तरीके अलाउ करता है, वो आपको तीनों तरीके अलाउ करता है। यूएस गैप बोलता है क्या, फीफो में भी कर सकते हो, वेटेड एवरेज में भी कर सकते हो और लीफो में भी कर सकते हो। आईएफआरएस बोलता है कि नहीं, आप खाली फीफो में करोगे और वेटेड एवरेज में करोगे, लीफो में इन्वेंट्री को वैल्यू करना अलाउड नहीं है। और आईएफआरएस ज़्यादा लॉजिकल भी है, आईएफआरएस हमेशा ज़्यादा लॉजिकल बात करता है। बोलता है यार एक बात बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन मतलब जो सबसे रिसेंटली आपने परचेस किया आइटम उसको पहले सेल करेगा और अपना पुराना आइटम को नहीं बेचेगा, उसको पुराना होने देगा। जो पहले आया है उसको सेल करता है और पुराने वाले आइटम को नहीं सेल करता। दुनिया में रैशनली अगर अपन जनरली बात करें तो हर बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि भाई अगर कोई उससे लेने आए तो पहले उसका पुराना आइटम बिक जाए और उसके बाद फिर वो आराम से अपना नया आइटम को सेल करे। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, लास्ट इन जो आपकी कंपनी में लास्ट में इन हुआ है, लास्ट में इन हुआ है वो पहले बाहर निकल जाएगा, वो पहले बिक जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका नया आइटम है आप उसको सेल कर देते हो और पुराना आइटम पड़ा रहता है। तो ऐसा जनरली कोई बिजनेसमैन नहीं करता है। इसीलिए आईएफआरएस बोला कि हम लोग आपको खाली फीफो या वेटेड एवरेज अप्लाई करने देंगे, लीफो अप्लाई करने नहीं देंगे। यूएस गैप बोला नहीं, आपका मन है, अमेरिका से आया है, अमेरिकन लोग को बहुत फ्री इकोनॉमी है, जो आपको मन है वैसे अप्लाई करो, आप फीफो वेटेड एवरेज लीफो जैसे भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। अभी अपन देखेंगे कि तीनों अलग अलग मेथड में अपना इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होता है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसा दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं फीफो में। फीफो का एग्जाम्पल अपन लिया था फर्स्ट वाला में। अगर बोला कि कंपनी जो है वो फीफो मेथड से अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करती है, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आइटम कंपनी के पास पहले से रखे हुए हैं, उसने जो पहले खरीदे हैं, कंपनी पहले उसको बेचना चाहेगी। जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है, जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है, वो पक्का जो है वो सबसे रिसेंट परचेज की बची हुई है, क्योंकि जो पहले आए वो तो पहले सारे बिक गए। और उसको यूज करके, उस परचेज प्राइस को यूज करके मैं इन्वेंट्री को वैल्यू करूंगा। तो आपको क्या निकालना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको सबसे पहले निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री का कितना यूनिट्स आपके पास बचा हुआ है। 3 यूनिट्स बचा हुआ है, आपने 11 यूनिट्स को सेल कर दिया। अब आप यहाँ पे आओगे और बोलोगे 11 यूनिट्स का ब्रेकअप देखोगे कि कैसे कैसे सेल हुए, कौन कौन सा इन्वेंट्री जो है वो आपका सेल हुआ है। 11 यूनिट सेल हुआ तो सबसे पहले फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तीनों में से सबसे पहले कंपनी के गोडाउन में कौन सा सामान घुसा होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये तो पिछले साल से पड़ा हुआ है, सबसे पहले ये परचेज हुआ होगा। यस, तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग टू एंटर ऑफ ऑल दीज 3 ओपनिंग इन्वेंट्री, लॉट ए एंड लॉट बी इन आर गोडाउन। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आई होगी, वो हमने सेल कर दिया। फिर उसके बाद क्या आया, लॉट ए में 5 यूनिट्स आया, हमने 5 यूनिट इसमें से बेच दिए। फिर आया हमारे पास लॉट बी में 7 यूनिट्स, हमने 4 यूनिट इसमें से बेचे, हमारा टोटल 11 यूनिट्स का कोटा जो है वो हो गया। इसका मतलब जो मेरे पास 3 यूनिट बच गए हैं वो इस लॉट बी वाले 3 यूनिट्स बच गए। जब लॉट बी यूनिट्स के 3 यूनिट्स बचे हैं तो ये 3 यूनिट्स का जब आपको कोई कॉस्ट पूछेगा कि भाई ये 3 यूनिट्स कितने में लाया तुमने, तो आप बोलोगे मैंने 4 रुपए में लाया, 4 रुपीज में लाया। तो आपका जो इन्वेंट्री है, जो आपका इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो वैल्यू होगा 3 इंटू 4 रुपीज 12 में। वो वैल्यू होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज 12 में। और इस केस में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू विच इज 2 यूनिट्स इंटू 1 रुपीज 2 प्लस टोटल परचेजेस का वैल्यू विच इज रुपीज 43, हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है वहां पे, 15 + 28 43
माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने कितने में वैल्यू की है? 12 रुपीज में, तो यहाँ माइनस कर दो 12, 33 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट कोई बोलेगा तो कैसे निकालेगा? सेल्स प्राइस फिक्स रहेगा। सेल्स प्राइस कोई भी मेथड लो फिक्स रहेगा, क्योंकि हम लोग ने जिसको कस्टमर को सेल किया 11 यूनिट्स हमने 6 रुपए में कस्टमर को सेल किया, उसको कस्टमर को क्या मतलब कि हमने कौन सा माल कब खरीदा था? कस्टमर को उससे मतलब नहीं है ना कि हमने कौन सा गुड्स कब परचेज किया था। कस्टमर को तो खाली इसी से मतलब है कि मेरे को 11 यूनिट्स बिके गए हैं और मुझे 6 रुपीज चार्ज किया गया, बस। सेल्स इज ऑलवेज ₹66 in all the case. Gross profit is selling price, sales minus COGS, which is rupees 33, which is rupees 33। ठीक है, अब आओ लीफो समझो। पहले इसी के बगल में लीफो समझो। लीफो समझो। लीफो क्या बोलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मेरे गोडाउन में सबसे लास्ट में सामान आया वो मेरे गोडाउन से सबसे पहले सेल हुआ है। जो मेरे गोडाउन में सबसे लास्ट में सामान आया वो मेरे गोडाउन से सबसे पहले सेल हुआ है, उसको अपने लीफो बोलते हैं, उसको अपने लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा सामान आया है? ये लॉट बी में, तो लीफो बोलेगा सबसे पहले मेरा ये यूनिट्स सेल हुआ है, तो ये तो सेल हो गया, 7 यूनिट सोल्ड पूरा। अपने टोटल कितना यूनिट्स बेचा था? 11 यूनिट्स, उसमें हम लोग ने 7 यूनिट्स बेच दिया लॉट बी से। फिर लॉट ए 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3, 15 रुपीज। अब जो बाकी 4 यूनिट्स हैं वो आपके बिके हैं लॉट ए से, तो इसमें से बिक गए 4 यूनिट्स, इसमें से बिक गए 4 यूनिट्स सोल्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कितने इन्वेंट्री में यूनिट्स बच गए, कौन कौन से लॉट के यूनिट्स बच गए, आपको ये पता है कि आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में 3 यूनिट्स हैं। आपको ये पता है कि आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में 3 यूनिट्स है। इसमें आपने परचेज किए थे 5 यूनिट्स, इसके अगेंस्ट आपने सेल किया 4 यूनिट, मतलब 1 यूनिट इस इन्वेंट्री का बच गया है, इस वाले लॉट का बच गया है। तो यहाँ 1 यूनिट लेफ्ट, यहाँ पे 1 यूनिट लेफ्ट, और बाकी 2 आपके ओपनिंग इन्वेंट्री के बचे हुए आपके पास एज इट इज रखे हुए। तो यहाँ पे आपके 2 यूनिट्स लेफ्ट। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 3 यूनिट्स, इतने की ही आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 3 यूनिट का कॉस्ट क्या है, तो आप क्या बताओगे? सर इसमें से जो मैंने 2 यूनिट मेरे पास रखे हुए हैं, इसमें से मेरे पास जो 2 यूनिट रखे हुए हैं ये ओपनिंग इन्वेंट्री के, इसका कॉस्ट है 1 रुपए, इसका कॉस्ट है 1 रुपए एट द रेट 1। और जो मेरे पास 1 यूनिट बचा हुआ है इसके अगेंस्ट में, जो मैंने लॉट ए में परचेज किया था, इसका कॉस्ट है ₹3। 1 into 3 3 and 2 into 1 2। तो टोटल में मेरे पास 5 रुपए की इन्वेंट्री बची है। जो 3 यूनिट्स हैं इसका कॉस्ट है ₹5। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा आपका? ₹5 का क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है? ₹5। अब आप ये निकालिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू ₹2 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसी हिसाब से निकलेगा, चाहे वो फीफो लिफो, यही फॉर्मूला से। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का क्या वैल्यू था सर? ₹2 था।
प्लस आपने इस बार परचेज कितने का किया, 43 रुपीज का। इसमें आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने का बच गया, ₹5 का। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है हम उसको वैल्यू कर रहे हैं ₹5 में। तो 43 प्लस 2 45 माइनस 5 ₹40 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 66 माइनस 40 विच इज ₹22, विच इज ₹22, 26 सॉरी, 26, 66 माइनस 40 ₹26। ठीक है, अब आओ वेटेड एवरेज मेथड में। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड बोलता है ना तो मैं फीफो के हिसाब से वैल्यू करूंगा मेरे इन्वेंट्री को, ना मैं लीफो के हिसाब से वैल्यू करूंगा मेरे इन्वेंट्री को, मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से करूंगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालोगे इन्वेंट्री का, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इससे आपको आ जाएगा एक यूनिट का आपका इन्वेंट्री का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, एक यूनिट जो आपके पास इन्वेंट्री बची है उसका क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब ये कैसे निकालते हैं ये समझो। इसको ये बोला मेरे को ना फीफो से मतलब है ना मेरे को लीफो से मतलब है, मैं वो सब नहीं जानता हूं, मैं सिंपल वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड को यूज करूंगा। मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है 3 यूनिट्स की, यस। अभी बताओ कि आपके पास कितने नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। कितने नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थे, 2 पिछले साल का रखा हुआ था, 12 हमने इस साल और परचेज किया। 2 यूनिट्स हमारा पिछले साल का रखा हुआ था, 12 यूनिट्स हमने इस साल और परचेज किया, मतलब 2 प्लस 12 विच इज 14 यूनिट्स। दिस इज अवेलेबल फॉर सेल, नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, ये हमको मिल गया, मेरे को मेरा डिनोमिनेटर मिल गया है। अब आपको देखना है कि व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल। तो ये 2 यूनिट अवेलेबल फॉर सेल है, हाँ सर है। इसका कॉस्ट ₹1 पर यूनिट है, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस, 2 into 1 विच इज ₹2। सर क्या ये 5 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है, हाँ सर है। इसका कॉस्ट कितना है, 15, लिख लो। सर क्या ये 7 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है, हाँ सर है। इसका कॉस्ट कितना है, 28, जोड़ लो। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपको मिल गया, 15 प्लस 2 17 प्लस 28 45। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होता है 45 और नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होता है 14। नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगा 14। ठीक है, इसको आप वैल्यूएशन कर लो, इसको आप वैल्यूएशन कर लो। मेरा कैलकुलेटर वहां रखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ऐड
45 डिवाइडेड अपॉन 14, 3.2143, 3.2143 पर यूनिट। अब वेटेड एवरेज मेथड बोलता है आपके पास जितनी इन्वेंट्री बची है मैं सबको इस रेट से वैल्यू करूंगा, 3.2143 के हिसाब से करूंगा। तो अपने पास 3 बचा था तो 3 इंटू 3.2143 विच इज 9.64। 9.64 मेरे हिसाब से आपके टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाती है 9.64। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा, वो तो सेम मेथड से आएगा सर। ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू। ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू है अपना 2 रुपीज़, परचेज अपने किया था टोटल 43 रुपीज़ में, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका वैल्यू होता है 9.64। 45 माइनस 9.64, 35.36, 35.36 आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, 66 माइनस 35.6, जो भी आएगा ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया कि कैसे अलग अलग तरीके से अपन इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, कैसे अपन अलग अलग तरीके से इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। सर हम लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई, पर अभी तक एक पॉइंट इच कर रही है, एक पॉइंट अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आया। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि कोई कंपनी पहले पूरे परचेज कर लेगी और उसके बाद सारे परचेज करके वो कंपनी लास्ट में सेल करेगी? क्या कभी ऐसा होता है? यहाँ तो अपन यही एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ तो अपन यही एज्यूम कर रहे हैं ना कि पहले कंपनी 2 इन्वेंट्री रखी हुई थी, फिर पूरा इस साल का परचेज करी, अवेलेबल फॉर सेल हुआ और उसमें से जाके कंपनी जो है 11 यूनिट्स सेल करती है। पहले पूरा परचेज करके सामान इकट्ठा कर लिया, अब धीरे धीरे सेल करती है। ऐसा नहीं होता, एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, ना ही आपको इन्वेंट्री ऐसे बोलता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि जो ये क्लोजिंग यूनिट है आपका, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3 यूनिट्स का, उसमें से एक यहाँ का हो, एक यहाँ का हो, एक यहाँ का हो। सामान आता है बिकता है, सामान आता है बिकता है। जरूरी नहीं है कि अगर अपन फीफो मेथड यूज करें तो जो पूरा 3 यूनिट्स है वो यहीं का ही होगा, बाकी पहले जो आए थे वो सब बिक गए। नॉट नेसेसरीली। हो सकता है आपके गोडाउन में जो 3 यूनिट है वो 1 यूनिट यहाँ क्यों, 1 यूनिट यहाँ क्यों, 1 यूनिट यहाँ क्यों। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं और उसको फिर इस तरीके से वैल्यूएशन असाइन करते हैं। जो बच गया अपने पास 3 यूनिट, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो 3 यूनिट हमने पूरा, अगर फीफो मेथड अपनाया है तो वो लास्ट जो परचेज है उसी में से ये बचा है। जरूरी नहीं है कि उसी में से ये बचा होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली बचा होना चाहिए, हम ये मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं। जब साल के एंड में हम इन्वेंट्री के पास जाएंगे और बोलेंगे कि अच्छा अब इसकी क्या वैल्यू लगाएं, तो हम उसमें ये एजम्पशन ले लेंगे, आंख बंद कर लेंगे और ये एजम्पशन ले लेंगे, खाली गिनेंगे 1 2 3 यूनिट्स बच गई। अब हम इसका एजम्पशन ले लेंगे कि ओके जो ये 3 यूनिट्स बच गई है वो मैं मान ले रहा हूँ कि मैंने पास जो ये लास्ट में मैंने परचेज किया था उसमें से ही बची है। अगर मैं फीफो मेथड लगा रहा हूँ, जो मैं पहले खरीदा था फर्स्ट इन वो सारे मैंने बेच दिए। या फिर अगर लीफो मेथड लगाया तो मैं मान लूंगा कि जो मेरे पास 3 यूनिट बची है उसमें से 1 यूनिट यहाँ की बची है और 2 यूनिट यहाँ की बची है। ये मैं मानता हूं, ये मैं खाली एजम्पशन लेता हूं, नॉट नेसेसरीली कि वो जो गुड्स है वो आपके पास उन्हीं उन्हीं इन्वेंट्री की बचे रहने चाहिए, नहीं। ये अपन एक एजम्पशन लेते हैं जब वी आर वैल्यूइंग इन्वेंट्री। ये लाइन आपको मैं आगे बताऊंगा भी, ये लाइन मैं आपको आगे बताऊंगा भी। समझ में आया ये 3 मेथड का क्या इम्पैक्ट होता है आपके ग्रॉस प्रॉफिट में, ये भी आपको समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे इसमें ज़्यादा है तो इसमें कम होगा ही, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। व्हाट आर दोस सर्कमस्टांसेस वी विल सी अगेन अहेड इन द चैप्टर। ठीक है, आपको एक वर्किंग समझ में आई कि कैसे तीनों अलग अलग मेथड से अपन इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है।
इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, आओ फिर आगे दो मेथड और आता है, दो मेथड और आता है जो कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता और ना अपन को उतना उसको समझना है। एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। जनरली ये ज्वेलरी स्टोर्स में यूज़ होता है, ज्वेलरी बिजनेस में ये यूज़ होता है। स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या बोलता है कि लेट्स से ये ज्वेलरी स्टोर ने पूरे साल भर में 2 बैंगल्स और 2 इयररिंग्स परचेज किया था। ठीक है, इसमें से इन्होंने सेल किया है 1 बैंगल एंड 1 इयररिंग का। तो इनके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 1 बैंगल 1 इयररिंग का बच जाएगा, क्योंकि एक एक तो बेच दिया। अब इसमें अपन फीफो लीफो ये सब एजम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू का आइटम है। हो सकता है कि जो बैंगल सेल किया वो 20 ग्राम्स गोल्ड का था और जो बैंगल बच गया वो खाली 10 ग्राम्स गोल्ड का था। इसमें दो बैंगल्स थे, एक 20 ग्राम्स के, एक 10 ग्राम्स के। जो हमने सेल कर दिया वो 20 ग्राम्स का था और जो अपने पास इन्वेंट्री बचा हुआ है वो खाली आपका 10 ग्राम्स का था। 10 ग्राम्स बैंगल था उस वो बैंगल का वेट। तो वहां पे अगर आप फीफो लीफो लगा दोगे तो कितना ज्यादा दिक्कत आ जाएगा वैल्यूएशन में, है ना। अगर वहां पे आप लीफो लगा दिए मान लो, तो आप मानोगे कि जो आपने बैंगल सेल किया है वो ये लास्ट में जो परचेज किया था वो वाला सेल किया है। अभी आपके पास जो बैंगल बचा है वो 20 ग्राम्स वाला बचा, आप उसका वैल्यूएशन असाइन कर दोगे, विच इज सो बैड, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो उस केस में अपने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को यूज करते हैं कि तुम भाई स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करो कि जो तुम्हारे पास इन्वेंट्री में बच गया है वो इन्वेंट्री तुमने कब खरीदी थी और किस प्राइस में खरीदी थी। तो अपन को इसमें स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा जो मैंने मेरे पास बच गया वो 10 ग्राम्स बैंगल है, वो 10 ग्राम्स बैंगल मैंने कब खरीदा था और किस प्राइस में खरीदा था। जो भी प्राइस में आपने खरीदा था उस प्राइस में आप उस इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे। वेरी लॉजिकल, मेकिंग सेंस। और एक होता है आपका रिटेल मेथड, जो जनरली क्लोथिंग स्टोर्स जैसे जारा वगैरह में अप्लाई होता है। जो जनरली आपका क्लोथिंग स्टोर जारा वगैरह में अप्लाई होता है। ये कैसे करते हैं? अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत अलग अलग टाइप ऑफ SKUs हैं, 1000 टाइप की डिजाइन्स, उसके सब अलग अलग साइजेस, किसी का कुछ सेल हो गया, किसी का कुछ सेल हो गया। तो यहाँ पे अपन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा नहीं सकते, यहाँ पे अपन फीफो लिफो वगैरह लगा नहीं सकते, क्योंकि हर डिजाइन इज अ डिफरेंट फ्रॉम इटसेल्फ। हो सकता है जो डिजाइन बच गई हो उनका वैल्यू बहुत हाई है, जो डिजाइन सेल होकर गई हो उनका उतना प्राइस नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन एक नॉर्मल कॉस्ट मार्जिन, खाली आपको समझना है, दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है, खाली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। यहाँ अपन क्या करते हैं रिटेल मेथड में, अपन देखते हैं कि व्हाट इज योर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन, व्हाट इज योर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो आपको पता चला कि नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन मतलब 25% का मतलब अगर आपका सेल्स 100 रुपीज है तो उसमें से जो कॉस्ट है वो 75 होगा। ग्रॉस प्रॉफिट 25% का क्या मतलब है कि अगर आपका सेल्स 100 रुपीज का है तो उसके पीछे आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25 रुपीज का होगा। और अगर 25 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है तो जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आपका 75 रुपीज का होगा। ठीक है, ये अपन को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया। अब अपन इसको इस फॉर्मूला में लगा करके क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम लोग क्या करेंगे, पूरे जितना हमारे पास आइटम है स्टोर में वो सबका सेल्स वैल्यू क्या है
वो ले लेंगे, उसमें से अपन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को माइनस करके अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। जैसे ही अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, अपन उसको इस फॉर्मूला में असाइन कर देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री अपन को पता रहता है, परचेज अपन को पता रहता है कि हमने पूरे साल भर में इतने का परचेज किया। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉग्स, इस फॉर्मूला में डालेंगे, 3 फिगर आपको पता है, आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लोगे और आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आ गया। तो ये 2 तरीके भी होते हैं। ये स्पेसिफिक कैसे उन बिजनेसेस में, उस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ये अपन लोग ने देखा। एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है और एक रिटेल मेथड होता है। ये ज़ारा वगैरह में यूज होता है, मर्चेंडाइज स्टोर्स में। नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट गुड टू नो। ठीक है, तो we got an idea about how FIFO works, how weighted average works, how LIFO works, how inventory is valued in all 3 circumstances, and what is the impact on cost of goods sold and GP in all 3 cases. We also got to know about specific identification method and retail method. So we can say कि एक fair idea हमको आया है। अपन चैप्टर में अभी बहुत डिस्कशन करेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ों का, आपको और चीज़ें क्लियर होगी। एक फेयर आइडिया मिल गया कि कैसे अलग अलग मेथड में इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है और उसका क्या रेलेवेंस है। अभी आप एक और चीज समझो